आज हम यहाँ पर एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक के बारे में बात करेंगे, जिसकी अभी तक 7 लाख से ज़्यादा कापियाँ 21 भाषाओं में बिक चुकी हैं। और ये बहुत दमदार बुक है जीवन में सफलता पाने के लिए और कामयाबी पाने के लिए। इसके राइटर हैं शिव खेड़ा जी। आप जानते होंगे, बुक का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जीत आपके। जी हाँ, कामयाबी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी। शिव खेड़ा जी का मानना है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। आज हम लोग इसी बुक को यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले चैप्टर 1, नज़रिए का महत्व। सकारात्मक रुख अपनाएं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे, इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर होते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती तो उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का ही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले की जैकेट को महसूस हुआ कि कोई उसकी जैकेट को खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटा, गुब्बारे अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि अपने अंदर भरी चीज़ की वजह से उड़ता है। हमारी ज़िंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज़ हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नज़रिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नज़रिया बदल कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। हमारा नज़रिया हमें कामयाबी दिलाता है। आवर एटीट्यूड कंट्रीब्यूट्स टू सक्सेस। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौक़ों पर इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या ख़ास तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी की वजह से केवल 15% मौक़ों पर ही मिलती है। ताज्जुब की बात है, ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने वाले तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा की मद की सारी रकम इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने में खर्च की जाती है। जीत आपकी नाम की यह किताब कामयाबी के बाकी 85% बारे में ही है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड, नज़रिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज़ है। यह ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी व्यावसायिक ज़िंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, कर मालिक, कर्मचारी अच्छे नज़रिए के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो हो, कामयाबी की बुनियाद तो नज़रिया ही है। हमारा क्षेत्र अगर कामयाब होने के लिए नज़रिए की इतनी अहमियत है तो क्या हमें ज़िंदगी के बारे में अपने नज़रिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? हीरों से भरा खेत। एक हाफिज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हाफिज खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था, और वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज को खीरों के महत्व और उससे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हाफिज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हाफिज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर उसे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हाफिज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उस खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज को हीरों के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान ले जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। इससे हमें 6 सीख मिलती हैं। सबसे पहला,
जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पाँव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। नंबर 2, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। नंबर 3, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। नंबर 4, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके खटखटाना शोर लगता है। नंबर 6, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। नंबर 6, मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता है। इसलिए सही वक्त पर सही फ़ैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फ़ैसला भी गलत फ़ैसला बन जाता है। गेवेज और गोलियत। हम सभी बाइबल में बताई गई गेवेज और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था, उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने नहीं देखा कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर गेवेज ने कहा, बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि इस पर लगाया निशाना चूक ही नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वह सबको मालूम है। गेवेज ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में गेवेज का नज़रिया अलग था। हम कामयाबी को कैसे देखते हैं, यह हमारे नज़रिए से तय होता है। आशावादी सोच वाले आदमी के लिए नज़रिया कामयाबी की सीढ़ी बन जाता है, वहीं दूसरी ओर निराशावादी आदमी की सोच के लिए रास्ते का पत्थर बन जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच और कई अन्य किताबों के लेखक नेपोलियन हिल का कहना है, हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से भी बड़ा अवसर साथ लाती है। संस्थाओं के लिए नज़रिया का महत्व। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग, संस्थाएं या देश दूसरों के मुकाबले अधिक कामयाब क्यों होते हैं? इसमें कोई राज नहीं छिपा है। वे इसलिए कामयाब होते हैं कि वे दूसरों के मुकाबले अधिक असरदार ढंग से सोचते हैं और काम करते हैं। वे अपनी सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों में निवेश करते हैं। मैंने दुनिया की कई बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन के आला अफसरों से बात की और उनसे पूछा, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो और आपको केवल एक ऐसी चीज़ बदलनी हो जिससे आपको तरक्की मिल जाए, साथ ही उत्पादकता और लाभ भी बढ़ जाए, तो आप किस चीज़ को बदलना चाहेंगे? सबका जवाब एक ही था। उनका कहना था कि अपने लोगों का नज़रिया बदलना चाहेंगे। नज़रिया बेहतर होने पर लोगों में टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और वे ज़्यादा वफादार हो जाएंगे। कुल मिलाकर उनकी कंपनी में काम करने का बेहतर माहौल बन जाएगा। तजर्बा बताता है कि किसी भी व्यापार की सबसे कीमती पूंजी उससे जुड़े लोग होते हैं। पूंजी या औजारों से लोगों की कीमत अधिक होती है। बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा मानव संसाधन ही व्यर्थ बेकार चला जाता है। लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं या सबसे बड़ा बोझ भी बन सकते हैं। TQP, सारी खूबियों वाले लोग। TQP यानी टोटल क्वालिटी पीपल। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल्स और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, इनमें से ज़्यादातर कार्यक्रम काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनमें से कोई भी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसकी बुनियाद सही ना हो, और वह सही बुनियाद है TQP। यह TQP क्या है? इसका मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियों से भरे लोग, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नज़रिए वाले होते हैं। मुझे गलत ना समझें, आपको दूसरे सारे प्रोग्रामों की ज़रूरत है, लेकिन वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी, और वह नींव है TQP। उदाहरण के तौर पर कुछ ग्राहक सेवा कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करने वालों को प्लीज़ या थैंक यू कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है, लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही ना हो तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है? इसके अलावा लोग नकली मुस्कान को पहचान जाते हैं, और अगर मुस्कान सच्ची ना हो तो उसे देखकर चिढ़ पैदा होती है। मेरा कहना है कि असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, न कि दिखावे को असलियत पर। बेशक ग्राहकों से पेश आने वाले लोगों को प्लीज़ और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, ये बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन याद रखें, अगर मन में सेवा की भावना हो तो आम जिंदगी में ये बातें खुद ब खुद आसानी से शामिल हो जाते हैं। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेज पास्कल से मिला और उनसे कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊँगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। महान संगठनों, तनख्वाहों या काम करने के हालात के पैमाने पर नहीं आंका जाता है, उन्हें भावना, नज़रिए, आपसी संबंधों के पैमानों पर आंका जाता है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसके दो मायने हो सकते हैं। या तो उनका मतलब है कि उन्हें वह काम करने का तरीका मालूम नहीं है, या फिर वो उस काम को करना नहीं चाहते हैं। अगर वे काम करने का तरीका नहीं जानते हैं तो यह टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा है, लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते हैं तो यह नज़रिए से जुड़ा मुद्दा हो सकता है। उन्हें उस काम की परवाह नहीं है, या वह नैतिकता का मुद्दा हो सकता है, वे मानते हैं कि उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए। कैलोगरी टावर की ऊंचाई
190.8 मीटर है। उसका कुल वजन 10,884 टन है। उसमें से 6,339 टन कुल वजन का लगभग 60% भाग ज़मीन के अंदर है। इससे जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफ़ी मजबूत होती है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी मजबूत नींव होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी के टिके रहने के बावजूद लिए भी मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है। और कामयाबी की बुनियाद होता है नज़रिया। संपूर्णतावादी नज़रिया। संपूर्णतावादी नज़रिए में यकीन रखता हूँ हम केवल हाथ, पाँव, आँख, कान, दिल और दिमाग नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इंसान है। काम करने के लिए पूरा आदमी जाता है और काम करके पूरा आदमी लौटता है। घर की परेशानियाँ हमारे कामकाज पर और कामकाज से जुड़ी परेशानियाँ हमारी पारिवारिक ज़िंदगी पर असर डालती हैं। पारिवारिक समस्याओं की वजह से तनाव का शिकार होने पर हमारी उत्पादकता घट जाती है। इसी तरह कामकाज से जुड़ी परेशानियाँ न केवल हमारे परिवार ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालती हैं, निजी पेशे से जुड़ी और सामाजिक समस्याएँ एक दूसरे पर लाजमी तौर पर असर डालती हैं। आपके नज़रिए को तय करने वाले कारक। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हम नज़रिए के साथ ही जन्म लेते हैं या उससे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? हमारा नज़रिया किन चीज़ों से बनता है? अगर माहौल की वजह से ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया नकारात्मक हो गया है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नज़रिए का ज़्यादा हिस्सा हमारी ज़िंदगी की शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नज़रिया बनता है उसे खास तौर पर 3 चीज़ें तय करती हैं: माहौल, तजर्बा, शिक्षा, यानी एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। इन्हें हम नज़रिए के 3 ईज कह सकते हैं। इन तीनों पर नज़र डालते हैं। नंबर 1, माहौल। माहौल में चीज़ें शामिल होती हैं: घर, अच्छा या बुरा; स्कूल, साथियों का दबाव; काम, मददगार या ज़रूरत से अधिक नुक्ताचीनी करने वाला सुपरवाइज़र; मीडिया, टेलीविज़न, अखबार, पत्रिकाएँ, रेडियो, फिल्में; सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपराएं और मान्यताएं; सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल। ऊपर बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारी तहजीब बनाते हैं। घर हो, संस्था हो, देश हो, हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है। उदाहरण के तौर पर आप एक स्टोर में जाते हैं तो आके मैनेजर से लेकर सेल्स क्लर्क तक को विनम्र, मददगार, दोस्ताना और खुश मिजाज से भरा पाते हैं। फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं तो वहाँ काम करने वाले लोगों को रूखा और बदतमीज पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो हम माँ बाप और बच्चों को तमीज़ वाला, मिलनसार, दूसरों का ख्याल रखने वाला पाते हैं। जबकि दूसरे घर में जाने पर हर आदमी को कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ता पाते हैं। जिन देशों की सरकारों और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाले, मददगार होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वाले की भी काम करने की शक्ति घट जाती है। तहजीब कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती है, बल्कि वह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने अपने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती है। जहाँ कानून का ना होना ही कानून बन जाता हो, वहाँ ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकाल कर इस बात पर गौर कीजिए कि हमारा माहौल हम पर कैसे असर डालता है और हम जो माहौल तैयार करते हैं वह दूसरों पर कैसे असर डालता है। दूसरा फैक्टर, तजर्बा। अलग अलग लोगों से मिले तजर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा होता है, और पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी ज़िंदगी के संदर्भ बिंदु बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। थर्ड फैक्टर, शिक्षा। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है, और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रभाव अनंतकाल तक रहता है। इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं, बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। सकारात्मक नजरिए वाले लोगों को कैसे पहचानें? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज पीपल विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड? जिस तरह सेहत ख़राब ना होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक ना होने का मतलब यह नहीं होता कि वह सकारात्मक है। सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों की शख्सियत में कुछ ऐसी खासियतें होती हैं जिनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरों का ख्याल रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे, धीरज वाले और विनम्र होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरों से काफ़ी ऊँची उम्मीदें रखते हैं और अच्छे नतीजे हासिल होने की आशा रहती है। सकारात्मक नज़रिए वाले आदमी हर मौसम में फलने वाले 12मासी फल जैसा होता है, उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नज़रिए के फ़ायदे। सकारात्मक नज़रिए कई फ़ायदे होते हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली चीज़ को उतनी ही आसानी से अनदेखी भी कर दिया जाता है। सकारात्मक नज़रिया आपके लिए फ़ायदेमंद। शख्सियत खुशनुमा हो जाती है, जोश पैदा होता है,
ज़िंदगी का आनंद बढ़ जाता है, आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है, आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। संस्थाओं के लिए उत्पादकता बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ती है, समस्याएं हल हो जाती हैं, गुणवत्ता बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बनता है, वफादारी बढ़ती है, लाभ ज़्यादा मिलता है, मालिक, कर्मचारी और ग्राहक के बीच बेहतर संबंध बनते हैं, तनाव कम होता है। सकारात्मक नज़रिए के नतीजे, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ नेगेटिव एटीट्यूड। ज़िंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ी है और अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नज़रिए वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों को कायम रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। नकारात्मक नज़रिए की वजह से संबंधों में कड़वाहट आती है, लोग नाराज़ रहते हैं, ज़िंदगी में मकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ता है। नकारात्मक नज़रिए की वजह से घर और कामकाज की जगह का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा आदमी समाज के लिए बोझ बन जाता है। ये लोग अपने नज़रिए को छुआछूत रोग की तरह अपने आसपास के लोगों और आने वाली पीढ़ियों तक फैला देते हैं। अपने नकारात्मक नज़रिए से वाकिफ़ होने के बावजूद हम उसे बदलते क्यों नहीं हैं? इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफ़देह लगता है, बदलाव अच्छा हो या बुरा, पर अक्सर इससे तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयों के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी से होने वाले बदलावों को भी कबूल नहीं करना चाहते, हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक ऐसे कैदी के बारे में लिखा है जो सालों तक एक काल कोठरी में कैद रहा। सज़ा काट लेने के बाद उसे आज़ाद कर दिया गया। उसे काल कोठरी से बाहर खुली धूप में लाया गया। उस आदमी ने अपने चारों ओर देखा। कुछ देर में ही वह अपनी इस नई आज़ादी से परेशान हो गया। उसने वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। वह आज़ादी और खुली दुनिया के बदलावों को कबूल करने के बजाय काल कोठरी, अंधेरे और हथकड़ियों में ही सुरक्षा और आराम महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उन्हीं का आदी हो चुका था। इन दोनों भी कई कैदी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। एक अनजाने संसार के साथ तालमेल कायम करने का तनाव उनकी बर्दाश्त से बाहर होता है, इसलिए वे जानबूझकर और अपराध करते हैं ताकि उन्हें वापस जेल भेज दिया जाए। वहाँ उनकी आज़ादी पर भले ही पाबंदी रहती हो, लेकिन उन्हें अपने बारे में कम फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक है तो हमारी ज़िंदगी सीमाओं में कैद है। ऐसे नज़रिए की वजह से हमको अपने काम में सीमित कामयाबी ही मिल सकेगी, हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम ज़िंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। अगले अध्याय में मैं सकारात्मक नज़रिए विकसित करने के तरीकों के बारे में चर्चा करूंगा। हो सकता है कि सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के लिए हमको थोड़ा तनाव झेलना पड़े और बदलाव की वजह से अनिश्चितता सही महसूस हो, पर यकीनन हमें इससे लाभ मिलेगा।